देश भर में चुनावी माहौल गर्म है। इस गर्म माहौल में जिस तरीके से नेताओं की जुबान जहरीली होती नजर आ रही है, उससे कहीं ना कहीं 2024 का लोकसभा चुनाव भी अछूता नहीं। आपको बता दें कि देश भर में चल रहे इस चुनाव में जुबानी तीर इस कदर छोड़े जा रहे हैं कि एक दूसरे का सीना छलनी करने के लिए राजनेता हर हद को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे एक तरफ गिरगिट बताने वाली मायावती हो, जो कि अखिलेश यादव को लेकर लगातार अपने तीखे बयान यहां पर देती रहती हैं, चाहे अखिलेश यादव हो, उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि बीजेपी की बी टीम के रूप में बीएसपी काम कर रही है। बहन कुमारी मायावती पर दबाव है। जिस मजबूत महिला होने का वो दावा करती नजर आती है, कोई मजबूती उनमें और उनके संगठन में दिखाई नहीं देती। इसके अलावा अखिलेश यादव लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी पर हावी भी हो रहे हैं। चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। उससे पहले अखिलेश यादव को वो बयान सुनवाते हैं जिसमें बीजेपी को लेकर के वो लगातार हावी हो रहे हैं और मायावती को दबाव की राजनीति में यहाँ पर फंसता हुआ बताते नजर आ रहे हैं। सुनिए जरा। गिरती हुई पार्टी, जो जिनका ग्राफ गिरते हुए चला जा रहा है, गर्त में गिरेगा जाके, अब नीचे जा रही है। कितनी नीचे पहुंचेगी इसका कोई हिसाब किताब नहीं है। और जैसे क्षण आगे बढ़ रहे हैं, जनता का गुस्सा भी इनके खिलाफ बढ़ता चला जा रहा है। और ये देख लेना आप, जब 7वें चरण में चुनाव आएगा, जनता का गुस्सा इनके खिलाफ 7वें आसमान पर होगा। इन्होंने किसान को धोखा दिया, नौजवानों को नौकरी रोजगार छीन लिए, महंगाई बढ़ा दी, पेपर लीक करा दिए, झूठे इन्वेस्टमेंट मीटें दिखाई, डिफेंस एक्सपो झूठा ही दिखाया और केवल सपने दिखाए और इनका हर जुमला झूठा निकला। अखिलेश जी, एरच का जो बांध है वो पूरी तरह से बंद हो गया। आपने शुरुआत की थी उसके बारे में। देखिए, न केवल एरच बल्कि बुंदेलखंड के किसान को न पानी का इंतजाम, न उनकी फसल की खरीद का इंतजाम, बिजली महंगी, डीजल महंगा, यहाँ के किसानों को त्रस्त कर दिया है, दुखी कर दिया है और राशन के नाम पर धोखा। इसलिए बुंदेलखंड के लोग इनके खिलाफ मतदान करने जा रहे हैं। बुंदेलखंड के लोग ये पहचानते हैं कि उनका राजनीतिक दुश्मन कौन है। इस चुनाव में बुंदेलखंड के लोग भारतीय जनता पार्टी का अहंकार को खंड 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 करके विदा कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने सारण में ये कहा है कि देखिए, आपको पता होगा कि गुंडे माफिया अपराधी कौन है, और वो लोग हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा रहे हैं। वो गुंडे माफिया अपराधी हैं जो नौजवानों के पेपर लीक करा करके पेपर लीक करने वालों को बचा रहे हैं। वो सबसे बड़े गुंडे, सबसे बड़े माफिया, सबसे बड़े लुटेरे हैं। प्रधानमंत्री सारण में थे, वो कह रहे थे कि इंडिया अलायंस एक ख्वाब देखता है कि वो अपना प्रधानमंत्री बनाएगा, लेकिन उनका विजन ही क्लियर नहीं है। 5 साल में एक साल में अलग अलग प्रधानमंत्री। समाजवादियों का इंडिया गठबंधन का विजन क्लियर है और विजन क्लियर है, उसी का परिणाम है। क्या जनता का समर्थन इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी के साथ है। जो लोग मनमर्जी हैं, जो अपनी बात मन की बात कह रहे हैं, उसको इस बार जनता, जो भारतीय जनता पार्टी गैंग है, उसको 140 करोड़ की जनता 140 सीटों पर रोक देगी। और अब मन की बात कोई नहीं सुनना चाहता, सब संविधान की बात सुनना चाहते हैं, जो मनमर्जी हैं। तो सुना आपने, यहाँ मायावती को साफ तौर पर ये कहते नजर आ रहे हैं कि मायावती 2024 के लोकसभा चुनाव में एक गैर जिम्मेदाराना संगठन के रूप में चुनाव लड़ रही हैं और ऐसे में कहीं ना कहीं बीजेपी को इसका फायदा होता हुआ नजर आ रहा है। तमाम चर्चा करेंगे। मेरे साथ मेरे सहयोगी माही मौजूद है। माही, आपका स्वागत है। किस तरीके से देखती हैं अखिलेश यादव के इस बयान को कि मायावती इस लोकसभा चुनाव में दबाव की राजनीति कर रही है? देखिए, अखिलेश यादव, अगर उनके बात की जाए तो अखिलेश यादव भी उस चीज से परे नहीं है दिनेश। इसके पहले भी अखिलेश यादव के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी ये ब्लेम लगाते हुए नजर आई। मायावती भी लगाती रहती है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए वो काम कर रहे हैं और वो कमजोर कैंडिडेट जानबूझकर मैदान में उतार रहे हैं। जब से उन्होंने 2 प्रत्याशी मैदान में बदले थे, चाहे आप कन्नौज की बात कर लीजिए, फिर वो पहले किसी और को उतारते हैं, फिर खुद चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, या फिर और अलग सीटों की भी बात करें तो वहां पर
पर भी अखिलेश यादव के ऊपर यही इल्जाम जी। लगता हुआ नजर आया। और रही मायावती और अखिलेश यादव की बात अगर की जाए तो अखिलेश यादव मायावती के ऊपर अगर देखें, वो अपना बैकग्राउंड उनको देखना चाहिए, 2019 का लोकसभा का चुनाव देखना चाहिए कि मायावती, वही मायावती जिसके ऊपर ये इल्जाम लगा रहे हैं, तब मायावती भी इतना बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं थी राजनीति में, लेकिन फिर भी वो 10 सीटों पर अपनी जीत दर्ज कर लेती हैं और वहीं अखिलेश यादव 5 सीटों पर रह जाते हैं। तो ये पूरा राजनीतिक समीकरण है, एक दूसरे के ऊपर हमला करना है कहीं ना कहीं पार्टियों को, क्योंकि आप देखेंगे। लेकिन माही रोकना चाहूंगा, अखिलेश यादव ने चुनाव के दौरान ये ऑफर दिया था बहन कुमारी मायावती को कि आप आइए गठबंधन में शामिल हो जाइए, सीट शेयरिंग पर बैठ करके चर्चा होगी और सहमति बना ली जाएगी। आखिरकार मायावती अकेले चुनाव क्यों लड़ रही है? देखिए, ये भी तो बात है ना कि अगर अखिलेश यादव को लग रहा है कि मायावती में कुछ दम है, इसी वजह से वो उन्होंने पहले सीट के लिए ऑफर किया। अब जब वो उन्होंने ऑफर ठुकरा दिया, अकेले चुनाव मैदान में लड़ रही, वही मैं आपको बोल रही हूँ कि इनके जो वोट है, सिमिलर वोट पे ये लोग राजनीति करते हैं, सिमिलर वर्ग। अब जैसे अखिलेश यादव का आपने जो नारा सुना है पीडीए का, अब जिसमें पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक आता है, मायावती के भी तो वही वोट बैंक देखने को मिलता है, वही वो भी राजनीति कर रही है। तो अखिलेश यादव को पता है कि अगर इनके ऊपर हमला करेंगे तो वोट बैंक जो है माफ करिएगा, वो छिटकता हुआ नजर आएगा और जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मायावती की जो राजनीति है उस पर फर्क पड़ता हुआ भी दिखाई देगा। अखिलेश यादव इसी बात को लेकर वो हमलावर है, लेकिन इस बार भी देखिएगा मायावती जिस तरीके से राजनीति में शिथिल पड़ गई थी, लेकिन फिर से एक बार सक्रिय मोड में आई है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि मायावती 2019 की लोकसभा सीटों की तरह इस बार भी सीटों में इजाफा कर सकती है। 2019 के आंकड़ों को देखें तो मायावती को 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल हुई थी। उस दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ मिलकर के लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, लेकिन इस बार एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में है। कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में गठबंधन है, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन माही, जिस तरीके से देखा जाए कि यहाँ पर जो है बिजनौर से जो सांसद है मलूक नागर, उन्होंने पार्टी छोड़ दी, दानिश अली कांग्रेस में शामिल हो गए, तमाम यहाँ पर नेता, चाहे श्याम सिंह यादव की बात कर ली जाए, चाहे यहाँ पर जो है गिरीश जो पाठक हैं उनकी बात कर ली जाए, ये तमाम ऐसे नेता रहे हैं मायावती के खेमे में जो कहीं ना कहीं उनके साथ राजनीति करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही विधानसभा चुनाव के बाद उनका ग्राफ गिरा है, तो क्या अखिलेश यादव मायावती के साथ गठबंधन इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि महज एक सीट पर चुनाव जीतना 400 पार में से क्या यहाँ पर जो है संगठन की कमजोरी को दर्शा रहा था? जी बिल्कुल, देखिए वही मैंने आपसे पहले कहा कि मायावती कहीं ना कहीं राजनीति में सक्रिय नहीं थी, लेकिन जिस तरीके से उनकी सीटों पर, कुछ सीटों पर पकड़ है, आप देखेंगे अंबेडकर नगर की सीट देख लीजिए या फिर आप जितना देखेंगे इधर उत्तर पश्चिम में जितने भी सीटें हैं, कहीं ना कहीं इस पर मायावती का दबदबा पाया जाता है और मायावती वहां पर भाजपा के प्रत्याशी को हराकर, चाहे उनको 1-2 सीटें ही मिली हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक दम है, एक औरा है। और मायावती का जो इतिहास रहा है, आज भी बसपा पार्टी का कहीं ना कहीं वर्चस्व देखने को रहा है। और इस लोकसभा चुनाव में आप देखेंगे दिनेश, जितनी चर्चा मायावती की सीट की हो रही है, चाहे अखिलेश यादव है, अगर उनका इतना वर्चस्व खत्म हो गया है तो अखिलेश यादव को उनके ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर मायावती जरूरी है, उनको पता है कि कहीं ना कहीं मायावती उनके वोट बैंक को काटते हुए नजर आएंगी और मायावती जरूरी है, इसलिए चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, उनको इंपॉर्टेंस दे रही है, अपने इंडिया गठबंधन में शामिल करना चाहती है। अगर मायावती एनडीए में भी जाना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि एनडीए का दरवाजा उनके लिए बंद है। आखिरी छोटा सा सवाल रहेगा, आकाश आनंद की लॉन्चिंग, पॉलिटिकल लॉन्चिंग किस तरीके से देखती हैं, जबकि यहाँ पर पहले ही चुनाव में उनके चुनाव प्रचार पर भी बैन लग चुका है? देखिए, इसमें दिनेश ये भी बात निकल कर आती है, आकाश आनंद को कहीं ना कहीं पार्टी का एक जनाधार मजबूत करने के लिए मायावती लेकर आई थी, लेकिन वो थोड़ा उल्टा पड़ता हुआ नजर आया। अगर वही आकाश आनंद भारतीय जनता पार्टी के लिए बुरा नहीं बोलते, उनको आतंकवादी नहीं बोलते, तो आकाश आनंद के ऊपर कोई बैन नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से खतरा मोल लिया और कुछ दिन पहले ही उनको Y+ सिक्योरिटी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी नहीं दिलाई, तो और आप ये अगर पूरा समीकरण देखेंगे तो कहीं ना कहीं मायावती का जो सॉफ्ट रुख रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए दिखता है। भले वो चाहे आप देखेंगे मंच से वो भारतीय जनता पार्टी को बोलते हुए नजर आए, चाहे आकाश आनंद मंच से बोलते हुए नजर आए, लेकिन अगर आप इंटरनली देखेंगे, पूरा समीकरण बना के देखेंगे, तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ मायावती का रुझान है। और आकाश आनंद एक युवा नेता थे, एक एग्रेशन के साथ आए थे, कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि अगर इस तरीके की राजनीति करेंगे तो जो मायावती का गिरा हुआ ग्राफ है वो सडन उठ सकता है। वो उनकी सबसे बड़ी भूल थी, कहीं ना कहीं इसी वजह से उनका ग्राफ एकदम से भारतीय जनता
जनता पार्टी ने दबा दिया। लेकिन उसमें अगर आप देखेंगे जब से आकाश आनंद मैदान में आए थे तो भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उस बात से थोड़ी सी उनको वोट कटने का, जिस तरीके से राशन की योजना हो, जिस तरीके से तमाम योजनाएं जो छोटे वर्गों को भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, कहीं ना कहीं उससे लग रहा था कि उनके वोट बैंक में सेल लगती है। इसलिए उन्होंने आकाश आनंद को कहीं ना कहीं साइडलाइन कराने का एक अलग सा फॉर्मूला बनाया और ये इंटरनली एक फॉर्मूला हो सकता है। लेकिन आकाश आनंद जिस तरीके से निकल कर उभर कर सामने आ रहे थे, युवाओं की आवाज बन रहे थे, युवाओं के लिए बात कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं माना जा रहा था कि वो मायावती की पार्टी को मजबूती दे सकते हैं और दिया भी है। जितनी चर्चा इस बार मायावती की हो रही है इस लोकसभा चुनाव में, इसके पहले आप देखेंगे 5 से 7 साल में कभी नहीं हुई है। तो ये बात कहीं ना कहीं आकाश आनंद उसके लिए भी एक उनका श्रेय जाता है। और मायावती जिस तरीके से 70 साल से अधिक उनकी उम्र हो गई है, फिर भी वो राजनीति में सक्रिय है, लगातार अपने प्रत्याशियों को चुन चुनकर मैदान में उतार रही है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब बसपा इस वाले लोकसभा चुनाव में भले अच्छा ना करे तो लेकिन विधानसभा चुनाव में बेहतर करती हुई नजर आएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN9।